हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। अपनी व्याकरण बुक निकालो। व्याकरण बुक में पाठ 10 कारक। अब कारक अर्थात क्या, वो हम देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा, यहाँ पर कारक के बारे में हमें बताया गया है, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखाया जाता है, हमें पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद का मतलब क्या है? कारक के 8 प्रकार हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक। कर्ता कारक यानी करने वाला, कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया होती है। फिर तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। अब हम हर एक कारक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी ने, कर्ता ने, क्रिया करने वाला यानी काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं 4 वाक्य। पहला, अंततः हमने यह करके दिखा दिया। हमने, इसमें ने आया है ना। तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी, यानी कि कार्य करने वाले के बारे में ही जब बताया जाता है तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। हम सब ने। तीसरा, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। अब यहाँ पर ने नहीं है, लेकिन कर्ता के बारे में कहा गया है, कार्य करने वाला, यानी मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। तो ये भी क्या है? कर्ता कारक। चौथा, आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। तो ये वाक्य भी क्या है? कर्ता कारक। अब दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक यानी को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जो भी काम होता है, जो भी कार्य होता है, जिस चीज पर उस कार्य का इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे चुस्कू मुस्कू ने पैने दांतों से जाल को काट दिया। अब चुस्कू मुस्कू ने पैने दांतों से जाल को काट दिया। काटना, काट देना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन काटने का प्रभाव किस पर पड़ा? क्या कटा? जाल कटा, तो जाल पर उसका प्रभाव पड़ा। इसमें ये क्या हो गया? कर्म कारक है ना। क्रिया का किसी पर जब प्रभाव पड़ता है तो वो कर्म कारक, किसी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है। मान लो तुमको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। माँ ने सेब काटा, है ना। माँ ने सेब काटा। अब काटा शब्द क्या है? क्रिया है, वर्ब है। माँ ने क्या काटा? सेब काटा। तो सेब क्या है? कर्म है। यानी जब हम कोई क्रिया करते हैं, उसका प्रभाव किसी पर पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। अगर मैं कहूँ कि वह घर जा रही है ना, वह घर जा रही है, तो यहाँ पर जा रही है क्रिया है, लेकिन किसी पर प्रभाव, वो खुद जा रही है ना। कोई जो क्रिया हो रही है उसका किसी के ऊपर दूसरा इफेक्ट, कुछ असर नहीं हो रहा है, तो वो कर्ता कारक हुआ, है ना। मोहन दूसरे कमरे में जा रहा है, तो ये भी क्या है? कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं है। माँ खीर बना रही है, तो यहाँ पर
बनाना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? खीर पर। तो खीर क्या है? कर्म है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब और एग्जांपल्स देखो। हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जानकारी किसकी पढ़ी? पुल की। दूसरा, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। किसकी आत्मा है? ग्रामीण जीवन की। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। किसे लक्ष्य बनाएं? सफलता। यानी क्वेश्चन पूछने पर जब हमें आंसर मिलता है तो वो क्या है? कर्म कारक है। चौथा, आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। किसे ध्यान से देखा? उन्हें, है ना। तो कर्म कारक हो गया। तो कर्म कारक समझ में आ गया को। फिर उसके बाद तीसरा है करण कारक। करण कारक यानी से, जिसकी सहायता से क्रिया हो। जिस कोई ऐसा शब्द जो हमें पता चले कि उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से कार्य हुआ, क्रिया हुई, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। पहला, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। सदस्यों से मिलने गया। दूसरा, आर्यन साइकिल से नारायणपुर पहुंचा। तो कैसे नारायणपुर पहुंचा? साइकिल से। तीसरा, आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। किससे कुछ सलाह मशवरा किया? कनिष्का से। चौथा, चिंकी और चुस्कू मुस्कू ने पैने दांतों से जाल को काट दिया। किससे जाल को काट दिया? पैने दांतों से जाल को काट दिया। तो जहाँ पर से आता है वो क्या है? करण कारक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, संप्रदान कारक। के लिए। संप्रदान कारक में क्या आता है? के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है। जैसे कि पहला, घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। जहाँ पर के लिए आता है वो संप्रदान कारक हो गया। दूसरा, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। के लिए। तीसरा, पुल बनाने के लिए पूरा गांव एक साथ था। तो के लिए आ गया वाक्य में। तो क्या है? संप्रदान कारक। चौथा, अकबर ने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। के लिए। संप्रदान कारक। इसके बाद पांचवा प्रकार हम देखेंगे, पांचवा भेद, अपादान कारक। अपादान कारक यानी से, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो। जैसे पहला, सभी गांव वासी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। दूसरा वाक्य, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। गांव से बहुत दूर। तीसरा, आर्यन ने अगली सुबह मामा जी से कैमरा ले लिया। चौथा, पुलिस कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश कर रही है। कई वर्षों से, है ना। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने जो पहले पढ़ा है, यहाँ पर करण कारक, उसमें भी से है और अपादान कारक में भी से है ना। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में से है लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर है। जो करण कारक है उसमें से किसके लिए है? किसी चीज़ की हेल्प से, जब हम जाते हैं कुछ काम करते हैं। और यहाँ पर जो से है वो चीज़ों का अलग हो जाना। तो दोनों से में अलग अंतर है। जब जिस से हमें कोई समझ में आता है कि कोई दो चीज़ें अलग हो रही हैं तो वो अपादान कारक। और जहाँ पर से हमको ये समझ में आता है कि उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से कुछ काम हो रहा है तो वो करण कारक। मैं तुमको और दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कलम से लिख रही हूँ। तो यहाँ पर से आया, पर मैं कलम से लिख रही हूँ यानी कलम के द्वारा लिख रही हूँ ना, मैं कलम से लिख रही हूँ। तो ये जो मैंने वाक्य बोला, मैं कलम से लिख रही हूँ, तो ये वाक्य कौन सा है? करण कारक है। इसमें से आया। दूसरा वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे हाथ से कलम गिर गई या कलम छूट गई।
यहाँ पर भी से आया, लेकिन यहाँ पर हाथ से कलम दूर हो गई ना, कलम छूट गई, हाथ से दूर हो गई। तो यहाँ पर जो से आया है उसमें उससे हमको चीज़ों का अलग होना पता चलता है ना। हाथ से कलम छूट गई या हाथ से गेंद गिर गई। तो जहाँ पर अलगाव दिखाई देता है तो वो अपादान कारक, और जहाँ पर जैसे साइकिल से गया तो वो करण कारक। पेड़ से आम गिर गया यानी पेड़ से आम अलग हो गया ना, तो वो अपादान कारक। तो तुम्हें करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझ में आ गया हो, दोनों में से है लेकिन अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे छठा, संबंध कारक यानी का, की, के। ऐसे शब्द जो हमें रिलेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, दो संज्ञाओं का या दो सर्वनामों का। जैसे यह पूर्णिमा की रात थी, है ना, किसकी रात थी? पूर्णिमा की। दूसरा, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तीसरा, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चौथा, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी, यानी जिन वाक्यों में का, की, के आता है तो वो सब क्या है? संबंध कारक, है ना। वह राधा का भाई है ना। यह सीता की माँ है। यह उसका घर है। का, की, के जहाँ पर आता है और संबंध दिखाता है कि कौन किसका क्या है, तो वो संबंध कारक कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज निकालोगे। अब यहाँ पर दिया गया है अधिकरण कारक। अधिकरण यानी में और पर, यानी कि जिन वाक्यों में आता है या पर आता है, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो यानी प्लेस का पता चले। जैसे कि पहला, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में आ गया। दूसरा, हम सब बहेलिए के जाल में फंस गए में। तीसरा, ये संबा गांव के बीच में एक नाला बहता था तो में। चौथा, नाले पर पुल बनाना होगा, तो जहाँ पर में और पर आता है वो अधिकरण कारक। उसके बाद संबोधन कारक, हे, अरे, यानी कि जहाँ पर विस्मयादि बोधक रहता है, एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है, जिससे किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए। पहला, हे भगवान यह क्या हो गया। दूसरा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तीसरा, हे जवानों देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। चौथा, वाह क्या बात कही आपने। तो ये जो वाक्य हैं ये सब क्या हैं? संबोधन कारक। संबोधन जिससे हम किसी को बुलाते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे प्रकार, है ना। अब यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, वो स्वाध्याय तुमने कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखो। पहला, सिद्धार्थ ने उन्हें ध्यान से देखा, तो ये क्या है? कर्म कारक है। किसे ध्यान से देखा? उन्हें। दूसरा, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा, यानी जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसका किसी दूसरे पर इफेक्ट नहीं होता, खुद के बारे में बोल रहा है कि मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। तो ये वाक्य क्या हो गया? कर्ता कारक, यानी कार्य करने वाला खुद बोल रहा है अपने बारे में। तीसरा, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर संबंध आ गया अकबर और बीरबल के। चौथा, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, यहाँ पर में आया तो क्या हो गया? अधिकरण कारक। पांचवा, दादी माँ की सीख, किसकी सीख? दादी माँ की, तो संबंध कारक। छठा, यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से आ गया तो करण कारक। सातवां, चिंकी चुईया दिन भर घर में दौड़ लगाती में अधिकरण।
8वां, अकबर ने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा, के लिए संप्रदान कारक। 9वां, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, संबोधन कारक। तो ये तुमने कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे करो। पहला, कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींची, यानी ब्लैंक्स रहते हैं और उसमें हमने अपना कारक लगाना है जो उसमें सही फिट होता है। दूसरा, पहले उस हवेली में एक जमींदार का परिवार रहता था। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया। चौथा, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। 5वां, नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। 6ठा, लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है। 7वां, एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। 8वां, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है। 9वां, स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है। 10वां, छोटी छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भर जाती हैं। 11वां, अरे आप अब तक कहाँ थे। तो तुमने ये सब कंप्लीट करना है। ये सब क्या है, कारक है, में, ने, से, को, से, पर, में, है ना। अरे ये सब क्या है, कारक है। तो तुमने ये कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ मैंने तुमको एक टेबल दिखाई है, इसकी सहायता से ईजिली हम लर्न कर सकते हैं। 8 कारक हैं, है ना। लर्न करना इजी नहीं है, तो हम यहाँ पर इनकी सहायता से लर्न कर सकते हैं। कारक, विभक्ति और उदाहरण। विभक्ति मतलब कौन से शब्द रहते हैं और एग्जाम्पल दिए हैं। तो तुमने पहले जो 2 कॉलम है उनको लर्न कर लेना है। कर्ता, कैसे लर्न करते हैं इसको। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का को के अधिकरण में पर और संबंध हे अरे। तो इस तरह से तुम लर्न कर सकते हो। कर्ता ने मतलब ने है तो कर्ता, कर्म को है तो कर्म, करण से है तो करण, फिर संप्रदान के लिए है तो संप्रदान, अपादान कारक से संबंध का को के अधिकरण में पर। तो ऐसे लर्न कर लोगे तो तुमको ध्यान में रहेगा। तो यहाँ से तुम लर्न कर सकते हो कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति आती है। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। लेसन नंबर 18, मुहावरे और कहावतें। तो तुमने क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे पर हमको सब नहीं करने हैं। तो इसमें से मैंने 10 मुहावरे तुमको बताए हैं। वो 10 मुहावरे तुमने अपनी क्लास वर्क में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं, क्लास वर्क में। क्लास वर्क में अपना बाकी पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अपने लास्ट पोएम कंप्लीट हो गए, है ना। हम चलते सीना तान के, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। केवल मुहावरे बचे हैं, तो मुहावरे तुमने यहाँ से देखकर लिखने हैं। तो क्लास वर्क का काम कंप्लीट हो जाता है और अपना ग्रामर भी कंप्लीट हो गया है अभी। ओके, तो लेसन नंबर 18 मुहावरे कहावतें, ये तुम्हारी व्याकरण बुक में है। तो यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे हैं, इनमें से तुमको कुछ मुहावरे लिखने हैं। मैंने टिक किया है यहाँ पर, और तुम भी अपनी बुक में टिक कर लो। यहाँ पर 6th और 7th, छठा मुहावरा है कमर कसना। अर्थ क्या है उसका, दृढ़ संकल्प करना। कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना। और अर्थ क्या है, वाक्य क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो पढ़ने के लिए कमर कस लो। परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो पढ़ने के लिए कमर कस लो। यानी कि पेज नंबर 59 पर
जो मुहावरे दिए गए हैं उनमें से 3 मुहावरे तुमको लिखने हैं अपनी क्लास वर्क में। कमर कसना, करवटें बदलना, इसके बाद खाट पकड़ना। तो पेज नंबर 59 पर 3 हो गए। करवटें बदलना अर्थात बेचैन रहना। मामा जी से हवेली में भूत की बात सुनकर आर्यन रात भर करवटें बदलता रहा। फिर खाट पकड़ना अर्थात बीमार होना। वाक्य, शेर को देखकर कालू इतना डर गया कि उसने महीनों के लिए खाट पकड़ ली। इसके बाद नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 60। अब पेज नंबर 60 पर भी बहुत सारे मुहावरे हैं। तो यहाँ पर तुमने इस पेज पर पेज नंबर 60 के 2 मुहावरे कंप्लीट करने हैं। ठान लेना और तारीफ के पुल बांधना, यानी 24 और 26। ठान लेना, तारीफ के पुल बांधना। ठान लेना अर्थात निश्चय करना। परिश्रमी व्यक्ति एक बार जो ठान लेता है उसे प्राप्त करके ही रहता है। 26वां है तारीफ के पुल बांधना अर्थात प्रशंसा करना। वाक्य, मेरी मौसी मेरे बनाए चित्रों की तारीफ के पुल बांध देती है। तो तुमने ये सब मुहावरे पेज नंबर 60 के 2 मुहावरे करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 का मुहावरा नंबर 31। दाल में कुछ काला होना अर्थात कुछ संदेह की बात होना, कुछ डाउटफुल होना। आजकल नवनीत किसी से बात ही नहीं करता। अवश्य दाल में कुछ काला है, ज़रूर दाल में कुछ तो काला है। तो ये लिख लोगे। फिर 34 नंबर, मात देना अर्थात पराजित करना। वाक्य, तेनालीराम के लिए बड़े से बड़े विद्वानों को मात देना बाएं हाथ का खेल था। इसके बाद नेक्स्ट 38 नंबर, सिर आँखों पर रखना अर्थात स्वीकार करना। बीरबल बादशाह अकबर की हर बात को सिर आँखों पर रखते थे। 39, सीना तान कर चलना अर्थात गर्व से चलना। वाक्य, भारतीय सैनिक युद्ध क्षेत्र में सदैव सीना तान कर चलते हैं। फिर 40 नंबर, हथियार डालना अर्थात आत्मसमर्पण करना। वाक्य, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। तो टोटल मुहावरे कितने हैं? 10। ये मुहावरे तुमको अपनी क्लास वर्क में करने हैं। आया समझ में? फिर से सुन लो। पेज नंबर 59 के 3 मुहावरे 6, 7, 10। पेज नंबर 60 के 2 मुहावरे 24 और 26। पेज नंबर 61 के 5 मुहावरे 31, 34, 38, 39, 40। तो टोटल 10 मुहावरे तुम्हारी क्लास वर्क में कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर तुमको मैंने एक निबंध दिया है, खेलों का महत्व। ये तुमने किस में लिखना है? अपनी कंपोजिशन बुक में लिखना है। खेलों का महत्व यहाँ से देखकर अपनी कंपोजिशन बुक में लिखोगे। एक स्वस्थ शरीर हमारे जीवन में मधुर रस भरने का काम करता है। एक मशीन की तरह हमारे भी सभी अंग क्रियाशील रहने चाहिए, नहीं तो तरह तरह के रोग जंग रूप में हमारे शरीर को खराब करने लगते हैं। पैराग्राफ चेंज करोगे। स्वास्थ्य, स्फूर्ति और मनोरंजन का सरल साधन है खेल। खेल छात्रों को आपसी सहयोग और धैर्य जैसे गुण भी प्रदान करते हैं।
जिस प्रकार भिन्न पुष्प एक माला में गुंथकर आँखों को मोहक लगने लगते हैं, उसी प्रकार भिन्न जातियों व धर्मों के छात्र एक टीम में एकजुट होकर खेल का मान बढ़ाते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। ये इतना सभी का हो गया होगा, है ना, 2 पैराग्राफ हो गए होंगे सभी के, ये लिख लेने हैं यहाँ से देखकर। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ, खेल कूद का छात्र जीवन में महत्व देखते हुए इसे हमारी विद्यालय की दिनचर्या में भी डाला गया है। पुस्तकों में मगन या खोए रहने से मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता। खेल कूद के अभाव से शरीर दुर्बल और शक्तिहीन प्रतीत होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सभी छात्र एक खेल में निपुण नहीं हो सकते, अतः हमें अपनी क्षमता और रुचि का ध्यान रखते हुए खेलों का चयन करना चाहिए। इसी वजह से विद्यालयों में खेल दिवस पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से देखकर तुमने लिख लेना है। तो टोटल इसमें 4 पैराग्राफ हैं। तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको खेलों का महत्व टॉपिक लिखना है। तुम चाहो तो सेम टू सेम ये भी लिख सकते हो, या फिर तुम अपने मन से भी खेलों के बारे में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अपना पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लास वर्क का भी और ग्रामर का भी सब कंप्लीट हो गया। अब तुमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि मार्च महीने में अब तुम्हारी रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो भी दिया गया है क्लास वर्क में, कंपोजिशन बुक में, जो भी दिया गया वो सब तुमने कंप्लीट करना है। और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, सबको अच्छे मार्क्स मिले। लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना, रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि लिखने एग्ज़ाम है तो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कुछ भी अगर और कुछ छूट गया, कुछ रह गया, तो फिर मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, कुछ अगर रह गया है तो। ओके, बाकी सब अपना कंप्लीट हो गया है। ओके, ऑल द बेस्ट।